नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आज हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग से आ रही खबरों के साथ, जिसमें 10 बड़े फैसले लिए गए। हालांकि कैबिनेट के सामने 13 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 10 पर फैसला लिया गया। राज्य में संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाने पर विचार किया गया और इसी के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, जो कि बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। उच्च शिक्षा में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मंजूरी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी लेवल पर पीजी और यूजी के छात्रों को इनाम दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के छात्रों को 50, 30 और 15,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, तो वहीं पर पीजी में 75, 60 और 30,000 रुपए का इनाम शामिल किया गया है। हालांकि राज्य में 23 नवंबर से डिग्री कॉलेज खोलने पर फैसला आज नहीं हो सका। फिलहाल एक हफ्ते तक के लिए इस मुद्दे को टाल दिया गया है। अल्मोड़ा के देघाट में सेंटर स्कूल के लिए 5 नाली 10 मुट्ठी जमीन निःशुल्क दी जाएगी। कई बड़े फैसले, 10 अहम फैसले कैबिनेट मीटिंग में आज लिए गए। कमेटी बनाकर जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगी, लो सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे। और यह निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए। आज एक बार फिर कई बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। आईएएस रामविलास यादव से हटाया गया ग्राम्य विकास विभाग। कुछ दिनों में ही केएमवीएन से भी हटा दी गई आईएएस वंदना सिंह। पहले रुद्रप्रयाग के डीएम पद से हटाई गई थी, अब ग्राम्य विकास में अपर सचिव बना दी गई है वंदना सिंह। आईएएस वंदना के 13 दिन में 3 ट्रांसफर हुए हैं। रोहित मीणा एमडी बनाए गए हैं केएमवीएन के। मीणा की जगह सीडीओ अल्मोड़ा होंगे पीसीएस नवनीत पांडे। तो इस तरीके से बड़े फेरबदल किए गए हैं और बीते कुछ दिनों में फेरबदल की जो ये कवायद है वो लगातार जारी है। और उत्तराखंड में अब आईएएस अधिकारी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम की रिपोर्ट सरकार को देंगे। पिछले 20 साल में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का काम इससे पहले खंडूरी सरकार में हुआ और अब त्रिवेंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है ताकि अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जा सके। अपनी सरकार की योजनाओं का सच जमीन पर देखने खुद मुख्यमंत्री जाएंगे। जिला मुख्यालय से लेकर 70 विधानसभा क्षेत्रों में आखिर क्या हुआ और क्या बाकी रहा। अपने दौरे से पहले ये काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवों, प्रभारी सचिवों और दोनों मंडलों के कमिश्नर को सौंपा है। कोशिश लोगों के मसलों और सवालों को ऑन द स्पॉट सुलझाने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होता रहा है और अब त्रिवेंद्र जी ने जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के रूप में और जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में काम करना, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक जाना, विकास की योजनाएं पहुंचाना, जिस कड़े शब्दों में सबको निर्देश दिए गए, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि अफसरों को काम सौंपने और ग्राउंड पर जाने के आदेश पहली बार जारी हुए हैं, लेकिन खंडूरी सरकार के अलावा कोई सरकार अफसरों को जिलों में नहीं भेज पाई। यूपी में मुलायम सिंह के रहते हुए ये काम हुआ, जो कामयाब भी रहा और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की ये अच्छी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो मैं भी उस समय टेहरी गया था। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरीज जाएं और गांव में रात्रि विश्राम करें। इससे एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश रहते हुए जिस पहाड़ी इलाके की फिक्र अफसर किया करते थे, वो काम 20 साल बाद भी उत्तराखंड में अफसरों को मुश्किल लगता है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद कितने अफसर जिलों में जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के अधिकारी बदनाम ही इस बात को लेकर हैं कि वो मनमाने ढंग से काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते, मंत्रियों की भी नहीं सुनते, मीटिंग्स में भी शामिल नहीं होते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। और ऐसे ही अधिकारियों को जिम्मेदार जवाबदेह बनाने की कोशिश है इस वक्त प्रदेश सरकार की। प्रभारी सचिव अब सचिवालय से निकलकर जिलों में जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन अगर जनता सचिवालय में आकर अपनी समस्या रखनी चाहे तो उसके लिए राज्य सचिवालय के गेट बंद मिलेंगे, वो भी तब जबकि प्रदेश में करीब करीब सारे संस्थान खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सचिवालय पिछले 76 दिनों से आम जनता के लिए बंद पड़ा है। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक 100 से ज्यादा शासनादेश जारी हो चुके हैं।
सचिवालय में एंट्री बंद होने के कारण दूर दराज से आने वाले लोग कुछ देर सचिवालय गेट पर माथापच्ची करते हैं और फिर निराश होकर वापस लौट रहे हैं। वही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से बच रही है। स्थानीय मुख्यमंत्री जी को किसने ये मंत्र समझाया है? अधिकारी थोड़ा सा जरूर अपने को रिलीफ महसूस करते होंगे, क्योंकि आगंतुक जब पहुंचेंगे ही नहीं तो किसी को जवाबदेही क्या बनाएंगे। मगर ये अच्छा नहीं है, दूर दराज से लोग आते हैं। वही बीजेपी ने हरीश रावत के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि बीजेपी भी सचिवालय खोलने की पैरवी कर रही है। नहीं, हरीश रावत जी का ये बयान राजनीति से प्रेरित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विवेकशील है। तमाम सारे चीज़ों को, जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तमाम सारे पहलुओं को वे करने के बाद तौल करके कोई निर्णय करते हैं कि जिस प्रकार से विधायकों की आवाजाही हो सकती है, धीरे धीरे जनसाधारण की आवाजाही भी कंट्रोल तरीके से, सीमित तक संख्या में, और मीडिया के लोगों को भी आवाजाही उसको सीमित तरीके से, कंट्रोल तरीके से खोले जाने की अब आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रदेश में भले ही अनलॉक घोषित कर दिया गया हो, लेकिन सचिवालय में आम जनता के लिए फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे अब अनलॉक करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और जनता भी यही कह रही है कि ठीक है कि सीएम ने, सरकार ने अधिकारियों को जनता के बीच जाने, उनकी जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन सचिवालय तो खोलिए कि कम से कम वहां जाकर अपनी बात पब्लिक रख सके। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनपीए घाटे से जूझ रहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अब बकाया ऋण वसूली के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। बैंक ने साल 2018 तक के 200 करोड़ रुपए के बकाया ऋण वसूली का फैसला लिया और इसके लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। विशेषता यह होगी इस अभियान की कि पहले जिन बैंक अधिकारियों ने ऋण वितरण किया, उन्हें 1 महीने के लिए वापस उसी शाखा में भेजकर उनसे ऋण की वसूली कराई जाएगी। अगर संबंधित अधिकारी खुद के बांटे गए ऋण की वसूली करने में नाकाम रहते हैं तो उस अधिकारी का प्रमोशन समेत दूसरी सुविधाएं भी रोक दी जाएंगी। यही नियम कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी लागू होंगे। ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिए गए हैं, चाहे हमारे जीएम के द्वारा दिए गए हैं, चाहे हमारे किसी भी स्तर पे दिए गए हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पे दिए गए हैं, तो जिसने भी उस समय तत्कालीन अधिकारी ने जो ऋण बांटा है वहां, और वो आज खाता एनपीए हो गया है, उनको 1 महीने में उसकी वसूली करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, बैंक अधिकारियों के बीच इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन यह फैसला इस लिहाज से भी सही है कि आगे कम से कम बैंक अधिकारी लोन देने से पहले 100 बार सोचेंगे, जांच पड़ताल के बाद ही लोन देंगे। इधर उत्तराखंड सरकार 21 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना की नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। उत्तराखंड में पहले किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर दिया जाता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। अब आम किसान 3 साल के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के लिए इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। इतना ही नहीं, किसान बीमा किसी गारंटी के भी ब्याज मुक्त लोन ले सकता है। बिना गारंटी के लोन की सीमा 1,60,000 रुपए होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत 21 नवंबर को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से योजना की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में करीब 8 लाख लघु एवं सीमांत किसान हैं जिन्हें इस स्कीम का फायदा होगा। उधर पौड़ी के सतपुली में कल से 4 दिवसीय मेला मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। सतपुली के बांग घाट इलाके में होने वाले इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, माउंटेन बाइक से लेकर तमाम तरह के एयर और वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट्स शामिल किए जाएंगे। मेगा फेस्टिवल में 13 राज्यों से खिलाड़ी आ रहे हैं। 19 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। उसमें एरोस्पोर्ट, उसमें एक पार्ट उसका रहेगा जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और अल्ट्रालाइट और हॉट एयर बैलूनिंग, और साथ में एमटीबी और ट्रेल रनिंग, जो गांव की पगडंडियों में लोग दौड़ेंगे, और कयाकिंग होगी और एंगलिंग की ऐसी प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं।
और मौसम ने साथ दिया तो मार्च तक राज्य के सभी 13 जिलों में शहरी एरिया की सड़कें गड्ढा मुक्त होने के साथ ही चमचमाती हुई नजर आएंगी। केंद्र ने स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस मद के तहत प्रदेश की सड़कों की राइडिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए 3039 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 206 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए। ये काम मार्च 2021 तक पूरा होना है। सर्दियां शुरू होने और मार्च तक बजट खर्च करने की बाध्यता की वजह से लोक निर्माण विभाग ने तेजी के साथ टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अकेले देहरादून की अगर हम बात करें, जिले में देहरादून ऋषिकेश विकासनगर की 722 किलोमीटर लंबी सड़कों को 92 करोड़ की लागत से मार्च तक ब्लैक टॉप करने का टारगेट है। उधर देहरादून में फरार कैदी वाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात भर कॉम्बिंग के बाद सर्विलांस की टीम ने 15 घंटे बाद वाहिद को गिरफ्तार किया। वाहिद सहसपुर के रामपुर इलाके में रात भर गन्ने के खेतों में छिपा हुआ था। पुलिस ने सहसपुर का पूरा इलाका छाना और वाहिद को गन्ने के खेतों से गिरफ्तार किया, लेकिन मामले में लापरवाही की वजह से जिन 2 पुलिसकर्मियों के चंगुल से वाहिद भागा था, उन दोनों पर कार्रवाई हुई है। फटीक की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बाद ये पुलिसकर्मी 14 दिनों तक रोजाना सुबह पुलिस लाइन ग्राउंड के 10 चक्कर की दौड़ लगाएंगे। इसके बाद ही अपनी पूरी ड्यूटी निभाएंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को जेल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि कुछ युवक बाइक सवार लोगों से अभद्रता कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इधर उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में कुछ दिन पहले जसवंत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रामपुरा काजी की हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया। आपको बता दें, दीपावली की रात को जसवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी दिनों से। उसको लेकर के इन दोनों ने प्लानिंग के तहत जसवंत की हत्या की है। इसमें जिस तमंचे से मर्डर किया गया था, रणजीत सिंह की निशानदेही पे वो बरामद किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक आरोपी हिमाचल में जेई के पद पर तैनात है। पीड़ित ने सिविल लाइन कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसके बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आज का कोरोना अपडेट क्या है ये जान लेते हैं। आज राज्य में कोरोना के 420 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 69,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो एक्टिव केसेस की संख्या 4,100 के पास है। आज की बात करें खासकर देहरादून की, तो यहां पर 153 नए मामले सामने आए। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर आज 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 17 हो चुकी है, जबकि पिछले 15 दिन में 10 लोगों की कोरोना से जान गई। उधर पिथौरागढ़ में प्राइवेट आइसोलेशन सेंटर सवालों के घेरे में है। होटल में संचालित हो रहे आइसोलेशन सेंटर पर मरीजों को लूटने का आरोप है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि होटल में संचालित आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमितों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सेंटरों में मनमानी कोरोना के नाम पर अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिथौरागढ़ के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जो निजी होटल हैं, वहाँ के मालिक कहें या प्रशासन कहें मिली भगत, वहाँ पे आम जनता जो मरीज है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनसे पैसा जरूर वसूल लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे उनको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही है जिनको उनको देना चाहिए। और इधर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, तो उत्तरकाशी में कोरोना की सैंपलिंग में भी तेजी ला दी गई है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य महकमे को कोरोना सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।
आपको बता दें कि उत्तरकाशी प्रदेश का पहला राज्य जिला है जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा सैंपलिंग हुई है। जिले की आबादी के हिसाब से अभी तक 20% से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने का अनुमान है। इधर नैनीताल शहर में 3 दिनों से पानी का संकट है। 10,000 परिवार पानी की किल्लत से परेशान हैं। घरों में पानी नहीं है। ऑफिस जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे ऑनलाइन क्लास छोड़कर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। 3 दिन से बनी पानी की समस्या पर स्थानीय लोग जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो अधिकारी भी फोन उठाने के बजाय स्विच ऑफ कर घर पर बैठे हैं। यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर बैठे हुए हैं मिस्टर उपाध्याय, सरकारी टेलीफोन उनके पास है, लेकिन वो कंज्यूमर का फ़ोन उठाना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। ये जब एक अधिकारी किसी कंज्यूमर का फ़ोन ही ना उठावे और या स्विच ऑफ कर दे, तो फिर आपको खुद कहता है कि वो कितना अपने पद के लिए जिम्मेदार है और कितना काम के लिए जिम्मेदार है। इधर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद आज बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंची। हजारों भक्तों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। शीतकाल यानी कि अगले 6 महीने तक यहीं पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना होगी। यहीं पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व के मौके पर बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। ईश्वर की जो 6 महीने की पूजा मानव द्वारा और 6 महीने की पूजा देवताओं द्वारा संपन्न होती है और अब शीतकालीन पूजाएं भगवान की इस ओंकारेश्वर मंदिर के दिव्य प्रांगण में, दिव्य मंदिर में होंगी। इधर देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों में से जहां 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, तो वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट कल यानी कि गुरुवार को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने से 5 दिन पूर्व से ही शुरू होने वाली पंच पूजाओं के चौथे दिन आज यहां भगवान श्री नारायण द्वारा माता लक्ष्मी को निमंत्रण दिया गया। वहीं मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा अन्य पुजारियों के साथ मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, जिसके बाद अब कल यानी कि 19 नवंबर को भगवान बद्री नारायण के कपाट शीतकालीन काल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। एक बार फिर छठ पूजा को लेकर रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है और ऐसे में जिला प्रशासन देहरादून ने एडवाइजरी जारी की है और बड़ा फैसला लेते हुए नदी, घाटों, सार्वजनिक स्थलों की जगह घरों में ही पूजा करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि कंटेनमेंट जोन में नहीं हो सकेगी छठ पूजा। सभी श्रद्धालुओं के लिए 2 गज की दूरी और मास्क दोनों ही अनिवार्य है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।